हेलो, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इसका पार्ट 1 हमने पहले प्रकाशित कर चुका है। आज आज चलेंगे पार्ट 2, यानी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, यानी पिछले वीडियो में देखा था कि भारत का खोज कैसे हुआ से लेकर के अंग्रेजों के भारत में आगमन तक की पूरी कहानी, और कैसे कैसे उसने पूरे भारत में अपनी साम्राज्य को स्थापित किया। 100 वर्षों तक हमने उसकी गुलामी को सहा, तो हमें लगा कि हमें देश को आज़ाद करना चाहिए। और सबसे पहले हमने 1857 में सैनिक विद्रोह देखा। इसके बाद फिर हमने देखा कि ए.ओ. हुम द्वारा सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई, और इसके बाद गांधी युग की शुरुआत होती है। गांधी जी अभी दक्षिण अफ्रीका में थे। प्रथम विश्व युद्ध होते समय वो वापस आ जाते हैं कहाँ? भारत। और 1915 में गुजरात में एक एम्बुलेंस सेवा शुरू करते हैं, जिसे अंग्रेज़ों को लगता है कि गांधी जी काफ़ी हमारी मदद कर रहे हैं, तो उसे कैसरे हिंद की उपाधि दे देते हैं। साथ ही साथ 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, तो सबसे पहली बार उन्हें उद्घाटन में बुलाया जाता है, और पहली बार आम जनताओं के समस्याओं से रूबरू होते हैं। उसके बाद गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद क्या होता है देखते हैं आगे। चलिए चलते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी प्रेरणा हो जाए। दर्द को गुस्से में बदलो, गुस्से को प्रेरणा में। जो आपके पास दर्द है ना, उसको गुस्सा में बदल लीजिए। अगर गुस्सा है ना, तो उसको प्रेरणा में बदलिए। और कहते हैं प्रेरणा को सफलता में बदल लो। प्रेरणा जो है ना, वो सफलता में बदलिए तो अच्छा रहेंगे। चलते हैं थोड़ा सा पाठ के बारे में देखते हैं कि पाठ क्या है। कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम के भारत का अंतर संबंध। समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जब हुई थी, तो हमने बताया था कि अंग्रेजों ने हम लोगों से क्या कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय हम लोगों के साथ एक आश्वासन दिया गया था, विश्वास दिया गया था कि आप लोग अगर हमारी मदद करते हैं, और यहाँ की जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रही है ना, इसको अगर कम किया जाए, बदले में हमारी मदद किया जाए। क्योंकि अंग्रेज सोच रही थी कि एक तरफ भारत में लड़ना है भारतीयों से, तो यहाँ पर हमें भारतीय मतलब अंग्रेजी सेना चाहिए। साथ ही साथ ये भारतीय लोग हमारी अगर लड़ाई में जारी रखेंगे, तो ये खुद लड़ने के लिए जाएंगे, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, उसको बंद कर लीजिए, केवल सुनते रहिए। और यहाँ पर भी हमें अंग्रेजी सेना, साथ ही साथ विदेश में लड़ने के लिए सेना, तो हमें डबल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी चाल चली, और हम लोगों से कहा कि अगर हमारी स्वतंत्रता हो जाती है ना, तो हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। ऐसा हम लोगों के साथ एक वादा किया गया, प्रोमिस किया गया। परिणाम हम लोग काफ़ी मदद भी किए। हमारी भारतीय सेना जहाँ जहाँ गई थी अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ने के लिए, वहाँ पर विजय हासिल की, और उस क्षेत्र में ना हमारी काफ़ी जीत हुई थी। जर्मनी के सेनाओं के साथ, फिर ऑस्ट्रिया की सेनाओं के साथ हमारी सेना काफ़ी लड़ने गई, और वहाँ पर उन सब सेनाओं को मतलब मात दिया, हराया। लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं मिला। क्या मिलता है आगे चलेंगे तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं। क्या होता समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उस समय क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जब संतुष्टि हमें नहीं मिलती है, हमें हार मतलब कुछ भारतीय लोग जो थे, जिनमें थे कांग्रेस, उदारवादी भारतीय रजवाड़े, ये आशा में लड़े थे कि हमें क्या मिलेगी, आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, कोई फ़ायदा हमें मिला ही नहीं। परिणाम क्या मिलता है, तो एक देश आज़ाद होने के बाद हमें एक रॉलेट एक्ट, काला कानून मिलता है। वो आगे देखते हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं उसके आगे क्या होता है। थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा इधर चलते हैं। पहले देखिए क्या होता है कि हम लोग लड़े थे किस आशा में कि हमें क्या मिल जाएगी, आज़ादी
मिल जाएगी। जितने भी रजवाड़े थे, राजा के लोग थे उस समय, या जो उदारवादी कांग्रेस है, सब लोग मदद किए थे कि हमें कुछ आज़ादी मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसका परिणाम हमारे देश पर क्या होता है सो देखिए। क्योंकि देश भारत से वो लड़ रहा था, भारत पर ना वो जो खर्च हो रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, वह सब भारत से ही ले रहा था। परिणाम होता है कि टैक्स यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। ऐसे भी हमारे देश में वो 3 तरह से जमीनी पर कर लगाया था। एक तरह था रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक जगह था महलवारी व्यवस्था, ठीक है ना, और एक जगह था रैयतवाड़ी, महलवारी, और एक क्या था, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त यानी 3 तरह से उन्होंने क्या किया था, हमारे देश पर अलग अलग क्षेत्रों में कर वसूलने का प्रावधान, कि समझिए यूँ ओवरऑल कि 50-50 का वह औसतन हमारे यहाँ कर वसूलती थी। और साथ ही साथ और ज़्यादा प्रथम विश्व युद्ध के समय में कर वसूलने का जो जोर था वो ज़्यादा कर दिया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी देश की आर्थिक स्थिति क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, हम लोग गरीब होते जा रहे थे। साथ ही क्या करता था, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, हमारे यहाँ जितने भी फैक्ट्री थे वो अपनी सामान जो विदेश से लाती थी बना करके, उस पर किसी तरह का कर नहीं, और हमारे यहाँ जो उद्योग थे उस पर कर लगा दिया गया। कर लगने के कारण धीरे धीरे सारे उद्योग क्या होने लगे, बंद होने लगे। तो अब जो किसान हैं वो बेकार, उधर उद्योग क्या होने, बंद नहीं होने लगे, तो वो बेकार। तो परिणाम होता है जितने मजदूर हैं सब मजदूरी पर आ जाते हैं, तो बेकारी में आ जाते हैं। किसान सब खेती छोड़कर चले गए कहाँ, मजदूरी करने। मजदूरी भी सही ढंग से नहीं मिल रहा था। परिणाम होता है कि पूरा देश की आर्थिक व्यवस्था जो है ना वो खराब हो जाती है। किसके कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। और इसका अब वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जब देश में गरीबी आती है ना, तो कुछ जो क्रांतिकारी लोग हैं ना, इसी का हवाला दे करके काम निकालते हैं। लोगों को ये कहते हैं कि हम लोगों को जो गरीबी है ना वह किसके कारण है, अंग्रेजी के कारण है। और उस समय क्रांति धीरे धीरे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ये केवल भारत की बात नहीं थी, ये अन्य देशों में भी चल रही थी क्रांतिकारी गतिविधियां, जिनमें खास करके अगर देखेंगे तो 1913 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला हरदयाल। याद रखेंगे, कनाडा में गदर पार्टी की स्थापना की। आपसे पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, तो लाला हरदयाल। कहाँ किया था, तो कनाडा में। कब हुआ था, तो 1913 में। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया, ठीक है ना। ऐसे हमने उसको रेड रंग से इंगित कर दिया, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव के वीवीआई क्वेश्चन है। चले 1914 में लाला हरदयाल और उनके ही आदमियों ने मिलकर के जर्मनी में एक भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की। देखिए ये भारत से बाहर की घटनाएं चल रही है, भारत में तो चलेंगे ही। 1915 में काबुल में महेंद्र प्रताप ने भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना की, एक मतलब संगठन बनाया। ऐसे न कई लोगों ने क्या किया कि बाहर संगठन बनाना शुरू कर दिया ताकि भारत की आज़ादी मिल सके। क्रांतिकारी गतिविधि, भारत के लोग शांत हो गए थे उस समय, कोई ज़्यादा आंदोलन नहीं चला रहे थे। लेकिन उससे पहले जो है ना, भारत के बाहर लोग जो है भारत को आज़ाद करने के लिए क्रांतिकारी जो है गतिविधियां बढ़ा दिए थे। और सरकार क्या करती है, इन सारे गतिविधियों को समाप्त करने के लिए, जो देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उसको समाप्त करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हम लोगों ने स्वाधीनता की मांग किए, तो उसने एगो काला कानून लगाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, 1917 में ही पारित करता है, लेकिन वह 1917 में पारित पूर्ण रूप से नहीं होता है, वह 1919 में समझिए एक तरह से लागू होता है। लागू क्या, कभी लागू हुआ ही नहीं। 1917 में वह कानून पारित हो जाता है, लेकिन हमारे देश में वह कभी लागू हुआ ही नहीं। इनके बारे में लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हमारे देश में 3 वर्ष रॉलेट एक्ट रही, लेकिन कभी पूर्ण रूप से लागू हुआ ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि वह ऐसा कानून था, काला कानून, जिसमें न किसी व्यक्ति पर न शक के आधार पर उसको गोली मारा जा सकता था। यानी अंग्रेजी पुलिस को इतनी छूट दे दी गई थी कि अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि वह देशद्रोही काम कर रहे हैं तो आप उसे गोली मार सकते हैं। रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था। किसी व्यक्ति पर न बिना मुकदमा चलाए आप उसको नजरबंद कर सकते हैं, ठीक है ना, उस पर मुकदमा चल सकता है किसी पर भी। तो ऐसी कानून थी। देश की लोगों की आज़ादी बिल्कुल समाप्त। कोई 2 व्यक्ति सड़क पर बातें करते हुए नहीं जा सकते हैं, 5-10 आदमी बैठ करके कहीं बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बातें होती थी उसमें। पूर्णतः लागू नहीं हुआ था, लागू पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। कानून था लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं था। ऐसी कानून पारित हुआ था। चलते हैं यहाँ से छोड़ के थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब क्या होता है कि हमारे देश में जब किसानों की स्थिति दयनीय होने लगती है, तो खास करके बिहार के चंपारण जिला जो है,
जो अभी पश्चिमी चंपारण के नाम से प्रसिद्ध हैं, मुजफ्फरपुर के बगल में है। वहाँ की ना भूमि बहुत उपजाऊ थी, ठीक है। तो वहाँ पर अंग्रेज पहुँचते हैं, देखते हैं यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, तो वहाँ के किसानों को ना नील की खेती के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं भाई नील की खेती करिए। तो लोग पहले खेती करते थे, तो अब नील खेती करने से क्या होता था कि वहाँ के अंग्रेजी सरकार जो आती थी औने पौने दाम में खरीद लेती थी। अब देसी इस मतलब कोई व्यापारी खरीदते नहीं थे, अंग्रेज ही खरीदता था। तो किसान को उत्पादन करने में कितनों खर्चा लगे, रेट मार्केट का कुछ भी हो, अंग्रेज ज़बरदस्ती किसी भी रेट में खरीद लेती थी। और बहुत ही अत्याचारी लोग वहाँ पर कुछ जो जिला कमिश्नर होते थे वो आए हुए थे। ऐसा होता था कि मान लीजिए किसी के घर में बेटी की शादी हो, तब पहले नजराना भेजना पड़ता था जिला कमिश्नर के पास, तब जाकर के उसके घर में शादी होगी। वो साहब आएंगे, अगर गांव में आ गए तो जिसके दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे तो वो दरवाजे का आदमी जो है वो लगाम घोड़ा का धैले तब तक खड़ा रहेगा जब तक वो साहब बैठे रहेंगे तब तक। ऐसी स्थिति हो गई थी, मैंने बहुत तरह की बातें। और वहाँ पर लोग किसान जब विरोध करने लगे तो अंग्रेजी सरकार ने वो नियम पारित कर दिया कि कम से कम 1 बीघा जिसके पास ज़मीन है उसको 3 कट्ठा में ज़मीन मतलब नील की खेती करनी अनिवार्य है। 2 बीघा है तो 6, 3 बीघा ज़मीन है आपके पास तो 9 कट्ठा में अनिवार्य रूप से नील की खेती होनी ही चाहिए। और जबरदस्ती 3 कट्ठिया नियम लगाया। किसान बड़ा परेशान थे। और गांधी जी तो अभी तक दक्षिण अफ्रीका से भी किए थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे भारत में बढ़ती जा रही थी। हमारे बिहार के चंपारण के एक मतलब नील की खेती किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो चले जाते हैं, गांधी जी से मुलाकात करते हैं, गांधी जी को सारी समस्याएं कहते हैं, लेकिन गांधी जी को विश्वास नहीं होता है कि कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन जब राजकुमार शुक्ल चले आते हैं तो उनको न लगता है कि कुछ करना चाहिए इस बात पर। वो पता लगाते हैं तो उनको लगता है कि सचमुच में ऐसे घटना हो रही है कहाँ, चंपारण में। तो वो आ जाते हैं, पटना जैसे उतरते हैं, पटना में आते हैं तो बहुत सारे जो वकील थे जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये सब वकील जो पटना के प्रसिद्ध वकील थे, ये सब इनके स्वागत करते हैं। सब लोग आ जाते हैं गांधी जी के साथ कहाँ, चंपारण। चंपारण जब जाते हैं गांधी जी तो लोगों को कहते हैं कुछ भी बात कहीं भी, तो गांधी जी को रहने नहीं कोई देता है। जानता है कि अगर हम इसको रहने देंगे तो जो हमारा यहाँ का जिला कमिश्नर है तो वो हमें झोपड़ी में तो आग लगाइए देगा, घर में तो आग रहने ही नहीं देगा, कितना बेत मारेगा उसका घर। डर से गांधी जी को रहने नहीं दिया जाता है। तो एक सन्यासी साधु लोग जो थे ना वो उनको जो है रहने के लिए एक झोपड़ी देता है उन नीम के पेड़ के पास। बेचारे रात भर गांधी जी वहाँ गुजारते हैं। गांधी जी को इस बात से बड़ा कभी दुख नहीं होता है, जैसे आप लोग अभी हल्ला करते हैं तो हमको कोई दुख नहीं रहता है कभी कभी, तो वही बात है, गांधी जी को इस सबसे दुख कभी नहीं होता है। कहते हैं कि ये लोग डरा हुआ है इसीलिए इस तरह से कर रहे हैं। कल होकर के गांधी जी कहते हैं कि ठीक है सभा बुलाई जाए, है ना। तो सभा आता है, कोई आदमी डरे जो है वहाँ जाता नहीं है, क्योंकि जानता है कि गांधी जी के साथ वहाँ पर रहेंगे, सभा करेंगे, और कमिश्नर जो है हमको कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करबे करेगा, मारबे करेगा, इसलिए कोई नहीं जाता है ना। गांधी जी कुछ नहीं करते हैं, सभा लगाते हैं, बैठते हैं, एगो जो है ना मतलब चिट्ठी लिख करके जिला कमिश्नर को भेज देते हैं, ठीक है। क्योंकि गांधी जी तो बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ के आए थे ना, तो बैरिस्टर लिख देते हैं, बैरिस्टर फलना चलना अपना लिख करके भेज देते हैं। और उसको लगता है कि भाई बैरिस्टर है, भाई जिला का ऊंचा अधिकारी आया हुआ है भाई, तो वो गांधी जी को ना सब जो है सुरक्षा की बात कर देते हैं। वो कमिश्नर जो है उमार जिला जो कमिश्नर है वो ना क्या करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है। पूरा पुलिस वाला बंदूक वाला को भेज देता है, गांधी के चारों तरफ जो है बंदूक लेके खड़ा रहता है, कोई इनको कुछ कहे नहीं। देख लीजिए, अब आदमी गांव का टोला का आदमी देखता है कि भाई गांधी जी की पूरा पुलिस वाला घेरले है और सुरक्षा दे रहा है ना, समझ रहे ना। तो एगो दूगो तीन गो चार गो जो है वहाँ जाना शुरू करता है। तैयो बहुत आदमी डरल है ना, चप्पल हाथ में लेके बैठल है कि कहीं पुलिस आएगा कि भागेंगे हम जल्दी से नहीं, जिद रहे थे। गांधी जी अपना भाषण देते हैं, धीरे धीरे ना पूरा लोग नहीं होता है, गाँव के आदमी के देखिएगा चप्पल आर को हाथ में धैले रहता है खोल के, कहीं दौड़ाए यार ना होगा कैसे भागेंगे, तो हाथ में लेके रहता है बैठल जो भागने में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग करते हैं ताकि भागने में सुविधा होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या करते हैं, गांधी जी वहाँ पर बैठते हैं और सभा चलती है। गांधी जी क्या करते हैं, सबसे पहले ना पूरे गांव में जा करके वहाँ पर चंपारण की जिलाओं में घूम करके सारे लोगों की ना सूचना को एकत्रित कर लेते हैं, मतलब डायरी में क्या क्या समस्याएं हैं।
और जा करके जिला कमिश्नर को देते हैं। बात अनदेखी कर दी जाती है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है, क्योंकि गांधी जी के पास ना एक बहुत बड़ा हर्ट पावर था, ठीक है ना, मैन पावर था। माने वो जानते थे, अंग्रेज जान गए कि अब गांधी जी को रोकना टोकना ना खतरा को छूना है, इसीलिए गांधी जी को वहां पर दिया, जो मतलब वायसराय थे, आदेश दिया जिला कमिश्नर को कि गांधी जी को रोकिए टोकिएगा नहीं, वो जो करता है करने दीजिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा। गांधी जी घूमे टहले, तत्काल उस समय सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बाद में इनके बातों को माना जाता है और वो सत्याग्रह जो है 1917 का चंपारण सत्याग्रह सफल होता है। चलिए अब चलते हैं पीछे। रॉलेट एक्ट की घटना घटती है। तो रॉलेट एक्ट लगातार इस तरह की कहानी चल ही रही थी, लोग आंदोलन कर ही रहे थे। क्या होता है, अचानक 13 अप्रैल 1919 की कहानी है। उससे पहले क्या होता है कि जो रॉलेट एक्ट पारित होता है ना, तो लोग उसका विरोध कर रहे थे कि भाई ऐसा कानून गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब वहाँ पर पंजाब में दो नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। ये दो प्रसिद्ध नेता थे पंजाब के। और क्या करता है, अंग्रेज ना उस पर एक मुकदमा चला देता है, और मुकदमा चला करके उसको नज़रबंद कर देता है। नज़रबंद का मतलब होता है कि जेल में उनको बंद कर दिया जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि किस जेल में कहाँ गए, है ना। तो लोगों को शंका होती है कि होना में भी अंग्रेज बा गोली मार दिया होगा, डर जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि उसके विरोध में, वहाँ के नेता के समर्थन और अंग्रेजों के विरोध में बैसाखी पर्व होता है पंजाब में। जैसे अपने यहाँ होता है दही चूड़ा वाला जो होता है, उसको कहते हैं मकर संक्रांति। तो उसको ना क्या करते हैं, वहाँ पर बैसाखी पर्व मनाया जाता है, फसल पर्व है पंजाब में। तो उसी दिन जो है ना क्या करते हैं, वहाँ पर लोग 13 अप्रैल की दिन होती है, जलियांवाला बाग, एक बाग है अमृतसर में। वो बाग ना चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है ना। और उसमें जाने का एक तंग रास्ता था, तंग रास्ता का मतलब छोटी रास्ता, और उसमें कई पेड़ें थी और एक कुआं था, बस, और कुछ नहीं था। उसी में शांति ढंग से सभाएं चल रही थी। पंजाब का छुट्टी का दिन था, क्योंकि पर्व का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो सभी महिलाएं पुरुष बच्चे सब उस सभा का मतलब आनंद ले रहे थे। लेकिन इस सभा को भंग करने के उद्देश्य से, सभा को भंग करने के उद्देश्य से अंग्रेज वहां क्या करती है, जनरल डायर पहुंचता है। जनरल डायर किसी को कोई चेतावनी नहीं देता है, किसी तरह की कोई तरह की मतलब उन्हें आश्वासन नहीं देता है। और क्या कर वहाँ पर 100 भारतीय पुलिस और 50 जो है अंग्रेजी पुलिस को एकदम सामने मोर्चा संभालने के लिए कह दिया जाता है। गेट को बंद कर दिया जाता है। गेट का मतलब जो आने का रास्ता था, दोनों तरफ से अंग्रेजी पुलिस को खड़ा कर दिया जाता है कि कोई निकले गोली मारते चलो ढारक। अब क्या होता है, गोली चलाने का आदेश दिया जाता है। लोगों में भगदड़ मच जाती है। लगभग 10 मिनट की कहानी होती है, 10 मिनट तक लगातार जो है गोलियां चलती है। 1600 गोलियां चलती है, जिसमें बहुत सारे लोग गोलियों से घायल हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। कुछ लोग उस भगदड़ में कुचल के मर जाते हैं। कुछ अपनी जान बचाने के लिए दीवार पर जब फांदते हैं तो दीवार पर गोलियां मार दी जाती है, जिसके कारण उनको गोली लगता है, वो नीचे गिरते हैं। कुछ कुएं में कूद जाते हैं, उसके ऊपर ऐसे करके लगातार गोलियां चलती रहती है। 10 मिनट का भगदड़ बहुत ज़्यादा समय होता है, गोलियां चलना और उसमें भगदड़ होना, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और जनरल डायर का बड़ा प्रसन्न होकर के, खुश होकर के चल देता है वहाँ से। अब इस घटना के बाद तो पूरे देश में आक्रोश की भावना फैल जाती है। लोग इसका ना मतलब बदला लेने की खोजने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि कैसे बदला लिया जाए, ठीक है ना। और जनरल डायर पर लोग नारा लगाते हैं, जुलूस हड़तालें होती है कि भाई जनरल डायर को सजा दिया जाए। अंग्रेज क्या करती है ना, यहाँ से बुला लेती है उसको अपने देश, कहती है कि इस पर हम सजा देंगे कुछ, और वहाँ ले जा करके और पुरस्कृत करता है कि बहुत अच्छा काम करके आया है। देख लीजिए, अंग्रेज हम लोगों के साथ इस तरह की गज्जातियाँ करती है, और इतने लोग मारे जाते हैं, फिर भी उसे जनरल डायर को ना वहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माने वो चाहती थी कि भारत के लोग ना क्रांति करें नहीं, डरे सहमे रहें, इसलिए डराने सहमाने के लिए इस तरह की घटनाएं की जाती है। जो रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 को होती है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट की घटना कब होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड समझ गए। अब चलते हैं थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन के बारे में। हम लोग देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या होता है, समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। अब प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, जिधर में फ्रांस, अमेरिका सब शामिल थे। दूसरी तरफ से जर्मनी लड़ रही थी, तुर्की लड़ रही थी, ऑस्ट्रिया लड़ रही थी। अब क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध एक निर्णायक मोड़ पर आती है।
और तुर्की के जो राजा होते थे ना, पूरी दुनिया के जो मुसलमान होते हैं उसे खलीफा मानता है, राजा मानता है। वो जो कह देता था वही पूरी दुनिया के मुसलमान मानते थे कि यही बात सही है। ऐसा पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता था। अब क्या होता है कि वहाँ के जो पवित्र स्थल होते थे, उन पवित्र स्थलों पर मस्जिदें जो थी उस पर, और तुर्की के राजा के साथ थोड़ा सा गलत किया जाता है। ये अंग्रेजवा ना पूरे तुर्की पर अधिकार कर लेता है। कुछ हिस्सा फ्रांस को चला जाता है और कुछ हिस्सा अंग्रेज को चला जाता है। भारत में इसका प्रभाव पड़ा कि भारत के जितने भी इस्लामिक लोग थे वो सोचने लगे कि हमको यहाँ कहता है कि हम तुम्हारे मित्र हैं। 1905 बंगभंग योजना, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, और सर सैयद अहमद द्वारा कहा जाता है कि भाई अंग्रेज हमारे समर्थक हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भाई वहाँ हमारे राजा के साथ ये गलत कर रहा है, तो फिर सच्चा मित्र कैसे हो सकता है? एक तरफ हमारा वो क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे मित्र हैं, हित की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हमारे राजाओं के साथ, हमारे पवित्र स्थलों के साथ ये अंग्रेज जो है हमारे साथ क्या कर रहा है? गलतियां कर रहा है। तो भला ऐसे में वो हमारा मित्र कैसे हो सकता है? ये बात हमारे भारतीय लोगों में फैलना शुरू हो जाता है, और इसी के खिलाफ जो है एक आंदोलन चलती है जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। याद रखेंगे किसके खिलाफ? तो तुर्की के जो खलीफा थे, राजा थे, यानी उसको कहते हैं आप ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, खलीफा का पद को क्या कर दिया गया? एकदम हटा दिया गया समझिए। उनके साथ बेरहमी से उनको मारा पीटा गया। वहाँ के जितने भी इस्लामिक पवित्र स्थल थे उस सब पर ईसाइयों का अधिकार हो गया। तो जब अंग्रेजों का अधिकार हुआ ना, तो इससे पूरे दुनिया के इस्लामों में ये फैल गया कि भारत मतलब अंग्रेज जो है ना वो हमारा सच्चा मित्र कभी हो ही नहीं सकता। खास करके भारत में तो वो हम लोगों को फुट फुट डालो राज करो की नीति अपने लिए था। तो वो कह रहा था कि हम तुम्हारे क्या हैं? मित्र हैं। अब भारतीय इस्लाम में जब इस तरह की भावनाएं फैलती है तो उनमें से दो व्यक्ति सामने आते हैं जिनका नाम है अली बंधु, जिसको कहते हैं, याद रखेंगे उसका नाम क्या भाई? अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति जो है ना मिल करके एक आंदोलन चलाते हैं जिनका नाम 17 अक्टूबर 1919 को ये लोग जो है ये आंदोलन चलाते हैं, और उसका नाम रखा जाता है खिलाफत आंदोलन। तो आपसे पूछेगा खिलाफत आंदोलन क्या है, तो क्या लिखेंगे कि भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन को कहा गया खिलाफत आंदोलन, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अली बंधु, यानी शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों भाई थे, इसीलिए नाम रखा गया अली बंधु। ठीक है ना? चलिए, अब इसके लिए क्या होता है कि दिल्ली में एक सभाएं होती है, बैठी ना उठ के। अब वहां पर क्या होता है कि दिल्ली में ना मतलब एक सभा लगती है, और सभा में शांति रूप से आंदोलन चल रही थी। और गांधी जी ना एगो बड़का बवाल करने के फेरा में थे, है ना? तो इसलिए वो चाहते थे कि भारत के जितने लोग हैं ना सबका समर्थन हो। इधर इस्लाम जो है वो हमारे साथ आ नहीं रहा था, क्योंकि 1906 में तो क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, हम लोग कुछ मिले जुले भी थे। लेकिन जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उसके बाद हिंदू मुस्लिम में फूट आ गया, दोनों अलग अलग रहने लगे थे, बड़ा एक समस्या हो गया था। तो अब गांधी जी चाहते थे कि भाई भारतीय मुसलमान हमारे साथ होना चाहिए, हिंदू तो हम लोग साथ में हैं, लेकिन इस्लाम जब तक नहीं रहेगा तो फिर हमारा आंदोलन सफल नहीं हो सकता, इसलिए इनका होना जरूरी है हमारे साथ में। तो अब ये क्या करते हैं, वहां पर एक थोड़ी सी चाल चलते हैं। गांधी जी वहां जाते हैं, कहाँ? दिल्ली में चल रही थी खिलाफत आंदोलन की सभाएं चल रही थी। गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं। अब जब जाते हैं तो सारे लोग पैजामा कुर्ता वाला, गोलका टोपी पहनने वाला वहाँ सभा में बैठल है, और गांधी जी धोती में पहुँच जाते हैं। अब तो कमीज तो पहनते नहीं थे, फिर धोती केवल पहन रहे वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ के जो इस्लाम थे कहते हैं या अल्ले ये कौन आ गया भाई, सुभान अल्लाह, है ना? अब गांधी जी वहाँ बैठ जाते हैं, और गांधी जी को देख करके ना लोगों को बड़ा मतलब आश्चर्य होता है भाई कि जितने भी हिंदू नेता है वो कोई तो वहाँ आया ही नहीं, और उसमें कौन बात चले जाते हैं? गांधी जी। लेकिन क्या होता है ना कि गांधी जी की थोड़ी सी एक अलग ही मेन पावर होती है, वो सोच बड़ा अच्छा रखते थे। वो जाते हैं और उन लोगों को समझा बुझा के अपना समर्थन कर रहे हैं, और वो मुस्लिम लीग ये खिलाफत आंदोलन के ना क्या बन जाते हैं? नेता बन जाते हैं। अब भाषण देना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, उन्हीं के समर्थन में भाषण दे ही रहे थे, मतलब सभा, क्योंकि एक दो दिन की बात नहीं है, कई दिनों तक ये आंदोलन चलता है, और इसी बीच ना अंग्रेजवा ना अपन नियम को वापस ले लेता है। समझ रहा है बात को?
गांधी जी जब भाषण दे रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, तो अंग्रेज ने क्या करता है, अपने नियम को, जो वहां तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य पर जो उसने नियम लगा रखा था, उन नियम को क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। तो भारतीय मुसलमान को लगता है कि अरे वाह, ये तो फरिश्ता आ गया आदमी, ये आया, अब भाषण दिया, देखो 2 या 4 दिन में क्या हो गया, अंग्रेज भाई हमारा नियम वापस ले लिया। गांधी जी को सब पूजा करने लगा, वाह बहुत अच्छा आदमी है ना। अब भारतीय मुसलमान जो है ना, गांधी जी को मानने लगे कि भाई गांधी जी बहुत अच्छा आदमी है। एक कारण देखो, हमारा राजा जो था अभी जेल में बंद था उधर, और जितना भी धार्मिक जगह था सब पर अंग्रेजवा अधिकार कर लिया था, ईसाई वाला सब सुरक्षित है ना। गांधी जी की पूजा होने लगती है पूरा। गांधी जी को तो एक अलग विचार था कि कुछ न कुछ करना है ना। आगे उनका क्या होता है सो देखिए। चलिए, तो खिलाफत आंदोलन समझ गए कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब चलते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी असहयोग आंदोलन की फिराक में थे। वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन में सब लोग साथ मिलकर चलेंगे, तब हमारा पावर बढ़ेगा। उनका मानना था गांधी जी का कि अंग्रेज हमारे यहाँ क्यों आई हुई है, व्यापार करती है, उसका काम बिजनेस है, वह हमारे यहाँ से कच्चा माल खरीदती है और अपने सामान को ऊंचे दरों पर बेचती है, बेनिफिट हो रहा है। स्कूल खोले हुए है, स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसका फी देते हैं, उसको नहीं देते हैं। जैसे अभी प्राइवेट स्कूल, हमारे लोगों को वो टीचर में रखे हुआ है, हम ही से खटाता है और हम ही से वेतन लेता है, और साथ साथ में वो अपना राज चला रहा है। अगर हम उसका सहयोग करना बंद कर देना तो अंग्रेज बाग खुद ब खुद यहाँ से चली जाएगी, उसे मारने पीटने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाने का आह्वान किया, असहयोग आंदोलन। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या होता है कि ठीक सेम डेट में, जिस तारीख को असहयोग आंदोलन चलने की बात थी, सेम डेट में जो है ना, जो बाल गंगाधर तिलक थे ना महाराष्ट्र में, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब गांधी जी क्या करते हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक थे एकदम कट्टर हिंदू, क्योंकि तिलक ही समझ रहे हैं ना, पंडित जी थे वो, और कट्टर हिंदू। गांधी जी क्या किए, 2-4 को मुसलमान को ले गए यहाँ से, किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को ले गए, जो सबसे देश के प्रसिद्ध नेता थे मुसलमानों के, उसको ले गए। एक तरफ गांधी जी, एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, और वो कंधा दे दिए किसको, बाल गंगाधर तिलक को। अब पूरा दुनिया में खबर छप गया कि भाई हिंदू मुस्लिम तो साथ है। भाई एक नेता हमारे, अगर मुसलमान नेता अगर हमारा एक हिंदू की अर्थी को अगर कंधा दे रहा भाई, तो एक तो बहुत बड़ी बात होती है ना, हो गया। तो इसलिए क्या हो जाता है कि गांधी जी बड़ा दूरदर्शी थे, सोचे कि ऐसे समय में अगर मोहम्मद अली जिन्ना को ले जाएंगे, अगर अर्थी का हाथ दिलवा दिए, तो समझिएगा कि पूरा हिंदू मुस्लिम एक है। वो ले जा करके आया बस, क्योंकि अभी अभी तो उनको समर्थन मिल ही रहा था मुसलमानों की तरफ से, और गांधी जी उधर देखिए मरे हैं, तो भाई शोक संदेश हुआ। वहां पर ले जा करके दोनों आदमी, एक तरफ गांधी जी, एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, दोनों फोटो खिंचवा लिए, बस बात खत्म। पूरा देश के लोग एक हो गए। और ठीक सेम डेट में, जिस दिन में उनकी मृत्यु हुई है, ठीक उसी दिन 1 अगस्त 1920 को, याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 को, उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन की शंखनाद कर दिया। 20 लाख चरखा वो बांटे थे, 20 लाख चरखा लोगों में बांटे थे। देखिए गांधी जी एक बहुत बड़ी पावर थे। हम आपको बताए थे कि वो गरीब परिवार से नहीं थे, बहुत अमीर परिवार से थे, एक मंत्री के बेटे थे, यानी कि एक मुख्यमंत्री के बेटे थे, समझिए इस तरह की पावर थे। तो इसलिए उनके पास कमी तो थी नहीं। वो 20 लाख जो है चरखा लोगों में बांटे थे, और लोगों को आदेश दिए थे कि हर भारतीयों का एक कर्तव्य बनता है कि अपने पड़ोसी से ही सामान खरीदे, ठीक है ना, और इंडियन भारतीय चीज़ों का उपयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए, किसी भी विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करिए। विदेशी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइए, देसी स्कूल में पढ़ाइए। विदेशी मतलब कपड़ा नहीं पहनिए, सब तरह की बातें, अपना कपड़ा खुद बनाइए। आंदोलन काफ़ी तीव्र चली, खूब जोर शोर से चली, ठीक है ना। और उस समय ना जो शिक्षक थे वो स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिए। अब जो 2-4 गो टीचर थे, अंग्रेजी टीचर कोनो स्कूल में, तो बेचारे जाते, अब भर दिन मक्खी मार के चला थे, क्योंकि कोनो बच्चा जेबे नहीं करता था स्कूल, क्योंकि सब बच्चा को तो आदेश मिल गया था कि भाई स्कूल में जाना ही नहीं है। तो आंदोलन जब चल रहा था तो भारतीय शिक्षक तो जाते ही नहीं थे। अब बच्चा कौन भारतीय पढ़ेगा, भारतीय बच्चा पढ़ रहा था, तब बच्चों सब जाना क्या कर दिया, बंद। तो शिक्षक क्या करेंगे, जाके भेमिया के चलाते थे मक्खी उखी मार के। हाँ, और जो हजाम थे, नाई थे, वो दाढ़ी से मुछ बनाना बंद कर दिया। कोई भी अंग्रेज का दाढ़ी मुछ नहीं बनेगा, सबका झबरा कुत्ता देखते थे तो वो दाढ़ी मुछ हो गया। हाँ हाँ, कोई बनाता तब ना भाई, ऐसी स्थिति हो गई थी। आंदोलन काफी तीव्र, विदेश से ना 1
मतलब 3/4 समझिए कि वस्तु आना बंद हो गया। ये 1920 की घटना थी। विदेशी वस्तु 3/4 माने एक, जब जहाँ 100 वस्तु आती थी अब वहाँ पर 70-75 गो वस्तु आना बंद हो गया, मात्र 20 गो 25 गो आता था उस जगह पर। इतनी बिक्री कम हो गई थी उसकी। सारे जगह आंदोलन काफ़ी चल रही थी शांति ढंग से। गांधी जी एकदम कह रहे थे कि अहिंसा नहीं करना है, मारपीट बिल्कुल नहीं करिए, एकदम शांति ढंग से। अरे उसका कोई मारेंगे काहे लगी, उसका सामान हम उपयोग नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो हमको जबरदस्ती थोड़ी खरीदने के लिए कहेगा। आप हमारे यहाँ से सामान नहीं खरीदिएगा तो हम आपको जबरदस्ती कहेंगे खरीदने के लिए। अब ऐसे चल रहा था। बीच में बोलना जरूरी है? नहीं ना जरूरी है। तो फिर अब क्या होता है कि अंग्रेज जो है ना वो बेचारे सब झके मार रहे थे। अब क्या होता है कि औरत लोग सभी इसमें कुछ भाग लिया, भाई औरत लोग भी इसमें सहयोग दिया। औरत लोग चली जाती थी या जो विदेशी दुकान होती थी और खोलने ही नहीं देती थी, सवेरिये से वहां पर बैठा रहती थी गेटवे पर। बोरे हुआ खाना पकाए 10-20 को पहले पहुंच गई, और फिर ये सब खाना पका के दूसरा गई तो वो सब अपना आई घर पर खाना पकाई, खोलना ही नहीं देंगे। बड़ा शांति ढंग से चल रहा था। ये 2 वर्षों में यानी 1920 से 1922 तक आंदोलन चली, काफी सफल हुआ। लोग विदेशी वस्तु का उपयोग छोड़ दिए, देसी वस्तु का उपयोग बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया उस समय में। चलिए अब क्या होता है कि ऐसे याद रखेंगे, हमारे देश की जितनी बहुत सारी कंपनियां तो उस समय बंद हो चुकी थी अंग्रेजी सरकार में, लेकिन इससे पहले सबसे पहले 1850 ईस्वी में, सन याद नहीं है, इसे हम देख लेंगे तो बताएंगे। 1850 में मुंबई में सबसे पहले एक सूती मिल की स्थापना हुई थी भारतीय लोगों द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद धीरे धीरे और सारे उद्योग हुए। 1850 में सन यही है शायद, मुंबई में सूती वस्त्र का उद्योग स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में कि भारत में भारतीय सूती मिल की स्थापना कब हुई, तो 1850। कहाँ? तब मुंबई में। तो इसके बाद ना धीरे धीरे हमारे देश में कुछ कुछ देसी उद्योग लगना शुरू होता है। इसके बाद जूट मिल को लगता है कलकत्ता में, जो भारतीय लोगों द्वारा लगाया जाता है। और 1907 में एक टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना होती है। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे उद्योग भारतीय लोग खोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अब चलते हैं चौरी चौरा घटना की बात। अब समझिएगा थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब अंग्रेज शांति ढंग से हमारी आंदोलन चल रही थी। अंग्रेज करे तो क्या करे, क्योंकि कोई अहिंसक घटना घटेगी तब ना आप किसी पर आरोप लगाइएगा। तो अहिंसक घटना घट नहीं रही थी। अब अंग्रेज का कोई चाल चल नहीं रहा था। गांधी जी तो शांति ढंग से चला रहे थे। गांधी जी कह रहे थे कि उनका मानना था कि भाई जब तुम अंग्रेज का मारोगे, पीटोगे, गाली गलौज करोगे तभी ना तुमको अंग्रेज कुछ कहेगी। आप तो कुछ कह नहीं रहे हैं, शांति ढंग से चलाना है। कोई भी सभाएं चल रही है तो शांति ढंग से, हिंसक होना ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इसी बीच गोरखपुर में एक जगह था, गांव चौरी चौरा गांव है। तो उस गांव में ना एक मुखिया की दुकानें थी, जो सरकारी दुकान थी, अंग्रेजी दुकान, अंग्रेजी वस्तु बिकती थी। तो वहाँ के लोग जो क्रांतिकारी लोग थे वहाँ इकट्ठा हुए और लोगों ने कहा कि भाई आप सरकारी दुकान चलाते हैं, अंग्रेजी दुकान, तो इसको बंद करिए। लोग शांति ढंग से प्रेम से समझाए मुखिया को, लेकिन मुखिया ना ये बात नहीं माना, क्योंकि उसकी सामान की बिक्री नहीं होती अगर बंद हो जाती दुकान तो। इसलिए वो कहा कि नहीं, दुकान चलबे करेगी, खुलबे करेगी। और वो क्या करता है, थाना को फ़ोन कर देता है समझिए, या बुला लेता है, थाना वहाँ पहुँच जाता है, पुलिस आ जाता है। भीड़ उग्र थी, लोग आंदोलन नारेबाजी कर रहे थे कि भाई मुखिया को वो कह रहे थे कि भाई दुकान बंद करिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था, वो दुकान बंद कर नहीं रहा था। अब इसी बीच में थोड़ा सा क्या होता है कि झड़प हो जाती है। अब अंग्रेज जो है गोली चला देता है, पुलिस। अब अंग्रेज जैसे गोली चलाता है, 1-2 व्यक्ति को लग जाता है। अब भीड़ ज़्यादा थी, संख्या में बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पर। बस वो क्या करते हैं, वो पुलिस को दौड़ाना शुरू कर देते हैं, पुलिस भागना शुरू करता है। अब भागते भागते जा करके वो थाना में बंद हो जाता है, ठीक है। अब जैसे थाना में बंद हो जाता है तो गांधी जी मतलब वहाँ के जो लोग थे वो लोग क्या करते हैं, थाना के अंदर में जो है वो पहले तो बाहर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है, तो लाठिए को घुसा के ना करके खूंच के मारते हैं, हुड़ के। अब गांधी जी उसमें पूरा हुड़ते हैं पहले, अच्छा गांधी जी नहीं, वहाँ के लोग। और देखते हैं कि जब वो सब और अंदर चला जाता है ताला मार के, अब उसका लाठियों नहीं पहुंच रहा है, बहुत अंदर चल गया था, तो कैसे मारे। लोग सोचता है कि अरे ये भाग गया अंदर। अंदर में 22 को पुलिसकर्मी था, टोटल बंद था। सोचा कि बंद रहेंगे तो नहीं मारेगा ये लोग, कहता रुको आगे लगा देते हैं। पूरा तेल उल छिट के पूरा आग लगा दिया, मर गए, जिंदा जल गया सब, वो एकदम पूरा पक गया समझे, अलुआ की तरह। हाँ,
बाद में जो है पता चला कि सब झड़क भड़क के खत्म है। अब क्या होता है कि पूरे देश में इस बात का लेकर के एकदम आंदोलन में, जैसे क्योंकि हिंसक घटना हो गई थी, तो अब गांधी जी ना इस बात से बड़ा दुख प्रकट करते हैं, और दुख प्रकट करते हैं और अपनी आंदोलन को वापस लेते हैं कि भाई हम ये बात विचार से हम वापस लेते हैं क्योंकि हिंसक घटना घट गई है। बहुत सारे लोगों को दोष ठहराया जाता है। अब सबको बचाने खातिर गांधी जी उस सब का दोष अपने सिर ले लेते हैं, कहते हैं भाई ये आंदोलन का निर्णायक कौन थे, हम ही थे। अब गांधी जी पर देशद्रोह का मुकदमा चल जाता है, 6 वर्ष के लिए उनको जेल हो जाती है, ठीक है। और याद रखेंगे 10 मार्च 1922 को, 10 मार्च 1922 को जो है वो स्थगित कर देते हैं ये अथी को, और इसके बाद उनको पढ़ना, पहले से देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था और इनको जेल भेज दिया जाता है गांधी जी को, पूरा मामला शांत हो जाता है। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन क्या होता है कि एक घटना और घटती है इस बीच में। गांधी जी जैसे ही 1922 में ये असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, तो उसके बाद कुछ भारतीय नेता थे कांग्रेस के, उनको इस बात से बड़ा दुख होता है कि जब आंदोलन इतनी तीव्र थी, अरे एक आध को घटना हुआ, मरा अंग्रेज तो क्या हुआ, हम लोग इतना मरते हैं तो बोला कोनो बात ना, आज 2 4 5 को 10 को मर गया अंग्रेज बा पुलिस, तो बड़ा गांधी जी को बड़ा दुख कर। गांधी जी तो थोड़ा सा जानते थे कि अगर हम नहीं इसमें जाएंगे तो क्या होगा कि उतने लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी। गांधी जी को तो फांसी होगा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे पास मेन पावर है। तो मेन पावर का मतलब समझ रहा है ना, आदमी हमारे पास है, अंग्रेज तो हमको छूती नहीं है डर से। गांधी जी को तो इतना मालूम था, तो अंग्रेज हमको अगर कुछ कहेगी तो फिर बवाल और बढ़ेगा, इसलिए गांधी जी अपना सब का समर्थन अपने ऊपर लेते हैं। बहुत होगा तो जेल होगा, और क्या होगा, 2 4 5 साल का जेल होगा, जेल में रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, आराम से आएंगे। हाँ, तो ऐसे गांधी जी जानते थे, इसलिए सबको बचाने के लिए कर लिए। इधर चित्तरंजन दास, आप मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, वो गुस्सा में आ जाते हैं, अरे गांधी जी को बुझने नहीं आता है, ये सब उल्टा पुल्टा काम कर देते हैं, हम न रहेंगे पार्टी में, जाते हैं अलगे। वो एगो अलगे पार्टी बना लेते हैं, स्वराज पार्टी, और कहते हैं कि हमको अब देश आजाद चाहिए, है ना। इस तरह के वो अलग एगो पार्टी, इंडिपेंडेंस पार्टी बना करके अलग हो जाते हैं, ऐसे करके। और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू मिलके एगो अलग इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना कर देते हैं, सब अलग अलग कांग्रेस से हटने लगे। गांधी जी थे नहीं, कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला कोई अच्छा रहा नहीं, तो ये सब उधर अपना अलग अलग पार्टी बनाने लगे। चलिए, लेकिन कोई भी था, अलग अलग पार्टी ठीक है, मांग अपना कर रहे थे, चल रही थी। अब इसी बीच क्या होता है कि पूरे देश में तो अशांति है। पहला तो रौलट एक्ट का विरोध पूरा देश में हुआ, जगह जगह हड़तालें हुई थी, बहुत सारा मतलब विरोध हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी देश में, पूरा देश अशांति के वातावरण में था। ठीक उसी समय असहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन के कारण पूरा देश में तो खुट्टा खुड़ौल बात हो गया अंग्रेजों का। इसके बाद चौरी चौरा घटना हुआ, पूरा देश ना एकदम लग रहा था कि आग में जल रहा है। और ब्रिटेन की सरकार को ये सब थोड़ा सा खबर पहुंचते जाती थी, वो सोचा कि ये सब को ना जांच होनी चाहिए कि क्या है, लोगों को थोड़ा सा आश्वासन देने की बात किया गया, आश्वासन देने की बात किया। और उस समिति को बनाई गई, किसके अध्यक्ष में, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक समिति बनी 9 लोगों की। अब भाई भारत में जांच होगी, भारतीय स्वशासन की बात होगी, लेकिन उस समिति में एक को भारतीय था ही नहीं। भाई जिस समिति की तुम जांच करने आ रहे हो, वहां की में भारत का लोग होना चाहिए ना, तब तो तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब वहां पर उस समिति में कोई भारतीय था नहीं। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, जिसको कहते हैं हम लोग साइमन कमीशन, ठीक है ना। अब क्या होता है सो देखिए, ये 1927 में कमेटी बनाई जाती है, लेकिन हमारे देश में पहुंचती है काफी बाद में। देखिए 3 फरवरी 1928 को हमारे देश में वो आती है, याद रखेंगे कब आती है, 3 फरवरी 1928 को। सर जॉन साइमन की, देखिए पहले ये सब पूरा आंदोलन वहां पहुंच गया, कहाँ, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड सरकार सोची कि लोगों को आश्वासन दिया जाए, लोगों को कुछ खुश करने की बात कही जाए, तो चलते हैं, ले चलते हैं कहाँ है, लोगों को कुछ जांच समिति बना देते हैं। तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 9 लोगों की एक समिति बनाई जाती है, और उसको कहा जाता है कि हम लोग जो है ना आपकी जांच करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, फिर उस तरह से हल करेंगे। तो जब समिति बनाई गई 1927 में, तो उसमें एक को भारतीय लोगों को शामिल नहीं किया गया। अरे ठीक है, क्रांतिकारी कुछ लोग थे, लेकिन कुछ शांति प्रिय भारत के लोग थे ना, उसी को आप साथ ले लेते, लेकिन किसी को तो आपने साथ लिया नहीं।
तो इसलिए भारतीय के लोगों में एक अलग ही आक्रोश की भावना पनप गई कि हमारी जांच या क्या करेगा, ये तो अंग्रेज को रिपोर्ट सौंपेगी केवल, है ना। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। जैसे ही 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचता है, ठीक है, तब मुंबई में काले झंडे से इनका स्वागत किया जाता है। पूरा चारों तरफ मुंबई जहाँ बंदरगाह है उसके आसपास में काला झंडा लगाया गया, लिखा गया साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है ना। ये तो मुंबई की घटना थी, पूरा हड़ताल किया गया। लेकिन यही घटना केवल वहीं नहीं चल रही थी, पूरे देश में घटना चल रही थी। पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा था कि तुम जांच नहीं करोगे यहाँ पर। और ये पंजाब में भी घटना चल रही थी। पंजाब के एक प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था, क्या नाम था उनका बताइए तो। आप लोग घटना एगो नाटक खेले थे ना, याद है ना, क्या नाम था उनका? लाला लाजपत राय, पंजाब के, ठीक है। तो पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे लाला लाजपत राय, बड़ा प्रसिद्ध थे। उनका पूरा खानदान फैमिली पूरा उसमें था, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या करते हैं कि वहां पर जो पंजाब में चल रही थी साइमन कमीशन के विरोध में, वहां पर वो आगे आगे नेता वयोवृद्ध थे, सब लोग इन्हीं को आगे किया कि नेताजी आगे चलिए, नेताजी आगे चलिए। अब पुलिस आया, मार डंडा से इनको सीधा कर दिया, मार लाठी से, मार लाठी से, हाँ पूरा कई लाठी चूर-चार दिया उनको, दो सिर फट फुट गया। 2-3 दिन बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की पंजाब में मृत्यु हो जाती है। अब मारने वाले में सैडर्स था। अब इनकी हत्या का वो सोचा कि भाई की हत्या का विरोध मतलब बदला लिया जाएगा। तब भगत सिंह सैडर्स की हत्या कर देते हैं, गोली मार देते हैं, ठीक है ना। वो आगे हम लोग देखेंगे। तो सैडर्स की हत्या करता है कौन? भगत सिंह। और ऐसे बहुत सारे लोग अंग्रेज का ना विरोध करते थे। एगो आप देखे होंगे या सुने भी होंगे, क्या होता है जानते हैं? हमारे देश के एक व्यक्ति थे उधम सिंह, ठीक है। उधम सिंह अंग्रेज, भारतीय था ना अंग्रेज, बहुत क्रूर आदमी था। बच्चा सबको ना बड़ा मारता था, बच्चा सबको भी अंग्रेजी मतलब पुलिस मतलब स्कूल में बच्चा सबको बहुत मारता, या बहुत तरह की यहाँ घटना करता था। वो सोचा कि इसकी ना हत्या करना है, लेकिन हत्या का प्लान बना ही रहा था कि वो चल जाता है इंग्लैंड। सोचता है कि आप क्या करेंगे, चल जाते हैं इंग्लैंड, वहीं नौकरी करते हैं, पहले बढ़ई के काम करते हैं। आप बढ़ई करके वहाँ रह करके एगो पिस्तौल खरीदते हैं बेचारे। आप पिस्तौल खरीद करके उसको मारना कैसे सो देख लीजिए। और वो क्या करते हैं, एकदम पूरा अंग्रेजी सूट बूट हुट हुट पहनते हैं पूरा अच्छा से एकदम, हाँ हाँ वो टोपी टोपी लगा लेते हैं एकदम। एक किताब बड़ा मोटा वाला खरीदते हैं, आप पिस्तौल रख के एकदम पूरा डिजाइन से पिस्तौल की तरह काट देते हैं किताब में, हाँ वो में पिस्तौल को छिपा देते हैं और रख के कूटे नाक लगा लेते हैं। तो अब किताबें दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ से देखने वाला तो किताब देख रहा है, अब अंदर में पिस्तौल है, वो कैसे पता चलेगा किसी को, है कि नहीं। इस तो जान रहते अगर देखेगा पुलिस बात तो हमको तो मार भी करेगा, लेकिन चलो हिम्मत से काम करते हैं। वहाँ जाते हैं और पूछा जाता है तो एक जिसको सैडर्स नाम, क्या नाम था उसका, नाम याद नहीं है, उसकी हत्या करने गए थे। तो उसी का कहते हैं कि भाई हम स्टाफ हैं, नौकर हैं। वहाँ जाते हैं और सामने जब वो आता है व्यक्ति, तो सामने जो, या नाम याद नहीं, हम बताएंगे बाद में कभी, उनको सामने से गोली मारता है और मार करके और सब भाग जाता। जैसे गोली चलना शुरू होता है कि सब भाग जाता है फटाफट, कोई साथ नहीं देता है। जब गोली खत्म हो जाता है तब पुलिस इनको पकड़ लेता है। तो ऐसे ऐसे हमारे देश के लोग थे कि भाई घर में घुस के मारते थे, चलो तू कहाँ जाएगा, तुरा मारना है तो मारना है कि नहीं। तो ऐसे वीर सपूत थे हमारे देश में। आगे चलते हैं तो क्या होता है कि साइमन कमीशन का विरोध तो चलता ही है, लेकिन अपना काम वो रोकता नहीं है। इतने विरोध के बावजूद भी साइमन कमीशन जांच करती है, जितना जांच करना था वो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी जांच करती है और अपनी रिपोर्ट जो है ना 1930 में प्रकाशित करती है। तो साइमन कमीशन कब रिपोर्ट प्रकाशित करती है? 1930 में। देखिए उसमें क्या था, द्वैध शासन को समाप्त करने की बात कही गई, प्रांतीय स्वायत्त देने की बात और अन्य सुधार की बात कही गई, लेकिन स्वराज के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। माने वो रिपोर्ट सौंपा कि यहाँ जो द्वैध शासन है उसको समाप्त करिए, प्रांतीय लोग मतलब जो प्रशासन है उसमें भारतीय लोगों की भागीदारी बढ़ाइए, लेकिन देश की आज़ादी की बात एक को नहीं सौंपा, उसमें लिखा गया। इसलिए उसका विरोध चल ही रहा था हमारे देश में और वो अपना काम करके वापस चली गई। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या समझते थोड़ा सा। नेहरू जी मतलब देश में एकदम आक्रोश की भावना। अब इधर क्या होता है कि अंग्रेज जो है ना, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, याद रखेंगे, भारत सचिव वर्केन हेड। क्या नाम है? वर्केन हेड। वो हम लोगों को कहते हैं कि देखो
तोरा भारतीय और मेरा शासन चलावे के अभी अक्ल बुद्धि ना आया है, इसीलिए तू लोग ना आराम से रहो, हम लोग शासन कर रहे हैं ना, तू लोग शांति से रहो। तो भाई हम लोग चुनौती ले लेते हैं, ऐसा कौन बात है, थोड़ा से ज़्यादा हम अपने अकीलगर है। ऐसे हमारे देश में पढ़े लिखे की कमी नहीं थी उस समय, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज हम लोगों को क्या समझती थी, बैला समझती थी, असभ्य समझता था। तो हम लोग कहे कि नहीं भाई हम लोग शासन चला सकते हैं। तो वो क्या करता है, देखो चाल चलता है वहाँ पर, वो कहता है कि तुम एक ऐसे संविधान बनाओ, ऐसा नियम कानून एक किताब लिखो और हमको दो, और तुम्हारे देश के जितने प्रतिनिधि हैं, जितने वर्ग के लोग हैं, वो मान जाए, तुम्हारी बात को स्वीकार कर ले, तो हम तुमको आज़ादी दे देंगे। अगर तुम्हारे संविधान तुम्हारे नियम कानून को मान लेगा ना, तो हम ये बात को स्वीकार कर लेंगे कि तुम लोग को शासन चलाने लायक है, तो तुम लोग को हम आज़ादी दे देंगे, स्वाधीनता दे देंगे। ये बात कहा गया तो एक चुनौती हुई, लेकिन अंग्रेजवा तो जानता था कि जैसे ही चुनौती लेगा तब मुस्लिम लीग तो इसको मानेगा नहीं, क्योंकि इधर मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग जोर कर रहा है उधर पहले से, तो वो अलगे वो कह रहा है कि हम अलगे रहेंगे, तो इनकी बात तो मानेगा नहीं, तो वो फिराक में वो था। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मोतीलाल नेहरू जो है एक दिल्ली में 1928 में सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। सर्वदलीय का मतलब होता है सभी पक्ष के लोग, ठीक है। भारत में बहुत सारे पार्टी थी ना, तो सारे पार्टियों को बुलाया जाता है, सब लोग आते भी हैं, लेकिन ना उसमें एक व्यक्ति नहीं आता है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। गांधी जी तो बेचारे अभी जेल में हैं, गांधी जी तो 1922 में चल गए जेल, तो वो तो जेल में थे। इधर एक अलग ही कहानी चल रही थी। तब मोतीलाल नेहरू जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, और उसमें जो है इस चुनौती को स्वीकार किया जाता है कि भाई आप एक रिपोर्ट तैयार करिए, संविधान लिखिए। तो सब मिल करके वो संविधान लिखा जाता है, और 1 जुलाई 1928 से पहले अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया जाता है कि भाई देखिए हमारा संविधान बहुत अच्छा है। उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा नेहरू रिपोर्ट, समझ गए कि नेहरू रिपोर्ट क्या थे। जब अंग्रेजों ने हमें कहा कि आप संविधान लिख करके दिखाइए, तो मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और सर 1928 1 जुलाई को उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुला करके लोगों के सामने एक कानून बनाए, बना करके सब लोगों ने हस्ताक्षर करके किसको दे दिया, अंग्रेजी सरकार को। ये कहलाती है नेहरू रिपोर्ट। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे देश में ऐसी शासन व्यवस्था नहीं चाहिए। चलिए ये अब क्या होता है, लेकिन आगा खां और मोहम्मद शफी ने ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर ये रिपोर्ट जब प्रकाशित हो जाता है तो उसमें ना क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो मतलब मुस्लिम लीग के सदस्य को ना सीट कम देती थी, क्योंकि 1929 में चुनाव होने वाली थी। 1929 में चुनाव होने वाली थी ना, तो वो चाहती थी कि देखिए मुस्लिम लीग के सदस्य चाहते थे कि हमको ना ज़्यादा सीट चाहिए देश में, और कांग्रेस उनको ज़्यादा सीट दे नहीं रही थी, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों के बात में ना थोड़ा सा फर्क पड़ रहा था। चाहे गलती किसी का भी हो, मुस्लिम लीग ज़्यादा मांग कर रही थी तो गलती उनकी हो, या कांग्रेस सीट ज़्यादा नहीं दे रही थी तो गलती इनकी हो। गलती चाहे किसी को, अगर ये सीट दे भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता था, दे देते थे। अगर वो कम सीट में ही ले लेते तो क्या दिक्कत था, जहाँ उनकी जीत होती वहीं जीत होती नहीं। लेकिन फिर भी इनको सीट मिल नहीं रही थी, इसीलिए ये जो है ना अलग हो गए। कौन, तो आगा खां और मोहम्मद शफी दोनों मिल करके एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं, जिनका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस। पहले था मुस्लिम लीग, अब हो गया ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस। अब कांग्रेस अलग, ऑल इंडिया मुस्लिम कांग्रेस अलग पार्टी। अब देखिए क्या होता है, इसी बीच जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर देते हैं, और सब लोग मिल करके और एक अलग पार्टी का निर्माण करके स्वाधीनता की मांग शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत? तो आज इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आशा समझ में आया होगा ना सब लोगों को, हम लोग क्या क्या पढ़े। देखिए कई बातें हमने इस पर गौर किया। पहला तो हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध से भारतीय क्रांति का संबंध, फिर हमने देखा चंपारण सत्याग्रह, फिर हमने देखा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद हमने देखा असहयोग आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर हमने देखा चौरी चौरा घटना, नेहरू रिपोर्ट, और इसके बाद क्या देखे नेहरू रिपोर्ट के बाद, यही था ना, इतना तक।
चलिए तो इतनी ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।